नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो दुनिया भर की हेडलाइंस बनाता है, गहरी दुश्मनी और जियोपॉलिटिकल दांवपेच की एक कहानी। यह ईरान और इजराइल के बीच का कॉम्प्लेक्स और अक्सर वोलाटिल रिश्ता है। ये दोनों देश भले ही जियोग्राफी और काफी दूरी से अलग हों, एक शैडो वॉर में फंसे हैं, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कई फ्रंट्स पर लड़ा जा रहा है। यह वॉर प्रॉक्सीज के साथ लड़ी जाती है, जिसमें दोनों देश मिडिल ईस्ट में अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंसिटिव डेटा को टारगेट करने वाले सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स के जरिए और लगातार बढ़ती फियर्स रेटरिक के जरिए जो टेंशंस को बढ़ाती है और रीजनल इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देती है। ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है जो इतनी दूर है? क्योंकि उनकी राइवलरी सीधे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को अफेक्ट करती है, दुनिया भर की इकोनॉमीज पर असर डालती है, रीजनल सिक्योरिटी को भी, जो पहले से ही फ्रैजिल स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करने की धमकी देती है, और लाखों लोगों की जिंदगियों को जो इस क्रॉसफायर में फंसे हैं, जिससे डिस्प्लेसमेंट और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होते हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट में बड़ी इंडियन डायस्पोरा भी शामिल है, जिनकी सेफ्टी और लाइवलीहुड सीधे अफेक्ट होती है। कभी एलाइज के तौर पर देखे जाने वाले या कम से कम एडवर्सरीज नहीं, उनका रिश्ता 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद तेजी से बदल गया। यह दुनिया के सबसे परसिस्टेंट और डेंजरस राइवलरीज में से एक बन गया। रेवोल्यूशन ने इंटरनेशनल स्टेज पर ईरान के स्टैंड को फंडामेंटली बदल दिया, इजराइल को एक प्राइमरी एनिमी और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का सिंबल बना दिया, पूरे रीजन में अलायंसेस और पावर डायनामिक्स को नाटकीय रूप से फिर से रीशेप करते हुए। तब से उनका कॉन्फ्लिक्ट और भी गहरा और इंटेंस हो गया है, मिडिल ईस्ट का एक डिफाइनिंग फीचर बन गया है। सिर्फ एंग्री वर्ड्स और डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग से आगे बढ़ते हुए एक्टिव कोवर्ट ऑपरेशंस, प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंडिंग और आर्मिंग और साइबर रेल्म में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस तक। हम सावधानी से देखेंगे कि यह गहरी दुश्मनी समय के साथ कैसे विकसित हुई। उन की मोमेंट्स और टर्निंग पॉइंट्स की जांच करेंगे जिन्होंने इसकी आग को भड़काया, और यह समझेंगे कि यह रीजनल कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट की सीमाओं से कहीं आगे क्यों मायने रखता है, ग्लोबल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हुए। हमारा गोल है डॉट्स को जोड़ना और एक क्लियर पिक्चर देना, प्रोपेगेंडा और मिसइंफॉर्मेशन की परतों को हटाना जो अक्सर इस इश्यू को क्लाउड करती हैं, और आपको इन्वॉल्व्ड रियल जियोपॉलिटिकल स्टेक्स को समझने में मदद करना। यह सिर्फ बायगॉन ईरा का एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, यह एक लिविंग ब्रीथिंग कहानी है जो आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को रियल तरीकों से अफेक्ट करती रहती है। इस एनालिसिस के अंत तक आपको यह गहरी समझ मिलेगी कि ये दिखने में डिस्टेंट नेबर्स, हॉस्टिलिटी और मिसट्रस्ट के एक परपेचुअल साइकिल में क्यों फंसे हुए हैं। तो आइए इस जर्नी को साथ शुरू करें, ऑनगोइंग ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की कॉम्प्लेक्स रूट्स और फार रीचिंग रिपरकशंस को समझने के लिए। आज हम जो दुनिया देखते हैं, अपनी सभी कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस के साथ, इन एंड्यूरिंग चॉइसेस और लगातार सामने आ रहे कॉन्सिक्वेंसेस से बहुत प्रभावित है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ईरान और इजराइल कभी चुपके से दोस्त थे। 1950s से 1970s तक दोनों को ताकतवर अरब देशों, खासकर मिस्र से खतरा था। शाह के अधीन ईरान और इजराइल ने तेल, इंटेलिजेंस और मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में सहयोग किया, तब असलियत आइडियोलॉजी से ज्यादा जरूरी थी। इजरायली एक्सपर्ट्स ने ईरान को डेवलप करने में मदद की, जबकि ईरान ने इजराइल को तेल और इंटेलिजेंस दी। तेल अवीव और तेहरान के बीच फ्लाइट्स चलती थी, ट्रेड और सिक्योरिटी के रिश्ते मजबूत थे। फिर भी यह दोस्ती कमजोर थी, क्योंकि यह शाह के राज पर टिकी थी, पब्लिक सपोर्ट पर नहीं। शाह ने घर पर मुस्लिम भावनाओं के खिलाफ इजराइल के साथ रिश्ते बनाए रखे, इजराइल को कभी पूरी तरह से नहीं पहचाना। यह पार्टनरशिप एक आदमी की ताकत पर निर्भर थी, एक ऐसी कमजोरी जो आने वाली क्रांति ने उजागर कर दी। एक बड़े बदलाव के लिए स्टेज तैयार था। 1979 में सब कुछ बदल गया। मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल लैंडस्केप एक बड़े बदलाव से गुजरने वाला था, जिसके असर आज भी महसूस किए जाते हैं। इसकी शुरुआत ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन से हुई। यह वाटरशेड मोमेंट सिर्फ सरकार में बदलाव नहीं था, बल्कि देश की आइडेंटिटी और दुनिया में उसकी जगह का पूरा बदलाव था। शाह, जो वेस्ट का एक पुराना एलाई था, महीनों के प्रोटेस्ट्स और अशांति के बाद हट गया। उसके जाने से एक ईरा का अंत हो गया। आयतोल्लाह खोमेनी, जो एग्जाइल्ड रिलीजियस लीडर थे, एक हीरो के वेलकम के साथ वापस लौटे, ईरान को अपने विजन के हिसाब से बदलने के लिए तैयार थे। इस वापसी ने ईरान की आइडेंटिटी और उसकी फॉरेन पॉलिसी को बदल दिया।
जिससे वह अपने कई पुराने अलाइज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गया और नए एनिमीज पैदा कर दिए। खोमेनी के रिजीम ने इजराइल के साथ सभी टाइज तुरंत तोड़ दिए, एक रिश्ता जो दशकों से चुपचाप पनप रहा था। नई सरकार ने तुरंत इजराइल को एक इलेजिटिमेट इंपीरियलिस्ट आउटपोस्ट करार दिया, जो इस्लामिक दुनिया के लिए एक सीधा खतरा था। एक सिंबॉलिक एक्ट में तेहरान में इजरायली एम्बेसी को PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया गया। यह ईरान की नई दिशा का एक पावरफुल सिग्नल था, पैलेस्टीनियन कॉज के साथ सॉलिडारिटी का एक साफ संदेश और इजराइल के साथ किसी भी टाइज को रिजेक्ट करना था। पुरानी पार्टनरशिप जो म्यूचुअल इंटरेस्ट्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस पर बनी थी, लगभग रातों रात गायब हो गई। इसकी जगह खुली दुश्मनी आ गई, जिसे रिलीजियस फर्वर और पॉलिटिकल एम्बिशन ने बढ़ावा दिया। यह बदलाव एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी से प्रेरित था, जो इजराइल को इस्लाम का दुश्मन और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का प्रतीक मानता था। ईरान के लीडर्स ने खुले तौर पर इजराइल के विनाश का आह्वान किया, एक ऐसा रुख जो आज भी उनके संबंधों को परिभाषित करता है। पैलेस्टाइन के लिए सपोर्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक सेंट्रल हिस्सा बन गया, उनके रेवोल्यूशनरी एजेंडा का एक कॉर्नरस्टोन। डेथ टू इजराइल एक यूबिक्विटस रैलिंग क्राई बन गया, जो तेहरान की सड़कों और उससे आगे गूंज रहा था। यह भावना पूरे रीजन में एक्सपोर्ट की गई, दूसरे मूवमेंट्स को प्रभावित किया और मौजूदा टेंशन्स को बढ़ा दिया। ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट नाटकीय रूप से बदल गया, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के मामले से आइडियोलॉजीज की लड़ाई में बदल गया। यह आइडेंटिटीज की जीरो सम बन गई, नेशनल डोमिनेंस के लिए एक स्ट्रगल जो फंडामेंटली अपोजिंग वर्ल्ड व्यूज पर आधारित थी। ईरान की रेवोल्यूशन दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में काम किया, खासकर उन लोगों के लिए जो मौजूदा ऑर्डर को चुनौती देना चाहते थे। देश ने खुद को इस्लामिक दुनिया के नेता के रूप में बोल्डली पोजीशन किया, ऑप्रेस्ड का चैंपियन और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का स्टॉन्च अपोनेंट। और सरप्राइजिंग दोस्ती जो दशकों से सावधानी से बनाई गई थी, अक्सर बंद दरवाजों के पीछे जिससे मिसट्रस्ट और एनिमोसिटी की विरासत रही। 1979 में सिर्फ इसने पूरे रीजन की डायनामिक्स को फंडामेंटली बदल दिया। इसने मिडिल ईस्ट में एक नई एंड्यूरिंग फॉल्ट लाइन बनाई, जो आज भी कॉन्फ्लिक्ट्स और अलायंसेस को आकार दे रही है। ईरान और इजराइल के बीच राइवलरी एग्जिस्टेंशियल बन गई, सर्वाइवल और रीजनल डोमिनेंस के लिए एक स्ट्रगल जिसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। 1979 के बाद ईरान और इजराइल छिपकर लड़े, मैदान में नहीं। ईरान का पहला बड़ा प्रॉक्सी हिजबुल्लाह था, जिसका जन्म इजराइल के 1982 में लेबनान पर हमले के दौरान हुआ था। ईरान से हथियार और पैसा पाकर हिजबुल्लाह इजराइल की सीमा पर एक ताकतवर फोर्स बन गया। ईरान ने प्रॉक्सी का एक नेटवर्क बनाया, हमास, इस्लामिक जिहाद, शिया मिलिशिया, जो कई मोर्चों पर इजराइल को चुनौती दे रहे थे। इजराइल ने हवाई हमलों से जवाब दिया, हत्याओं से और साइबर हमलों से सीरिया और अन्य जगहों पर ईरानी संपत्तियों को निशाना बनाते हुए। यह गुप्त युद्ध लेबनान से लाल सागर तक फैला हुआ है, जिसे शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है, लेकिन यह बहुत अस्थिर है। हर पक्ष दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करता है, बिना पूर्ण युद्ध छेड़े। प्रॉक्सी संघर्ष इस क्षेत्र में तनाव बनाए रखता है, जिसमें अक्सर नागरिक क्रॉसफायर में फंस जाते हैं। यह छाया युद्ध अथक है और लगातार बदल रहा है। मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, उनके दिल में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम अपनी फैसिलिटीज और साइंटिफिक एंडेवर्स के कॉम्प्लेक्स वेब के साथ एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है, जिससे दुनिया भर में चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान कहता है कि उसकी न्यूक्लियर एम्बिशंस केवल पीसफुल पर्पसेस के लिए हैं। उनका दावा है कि उनकी एनरिचमेंट एक्टिविटीज एनर्जी प्रोडक्शन और मेडिकल एडवांसमेंट्स के लिए हैं और कुछ नहीं। हालांकि इजराइल इस सिचुएशन को बहुत शक से देखता है। उसे डर है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम असल में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का एक कोवर्ट रास्ता है। वे इसे अपने सर्वाइवल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं। इस परसीव्ड थ्रेट के जवाब में इजराइल के नेताओं ने पब्लिकली एक रेड लाइन खींची है, एक ऐसा पॉइंट जिसके आगे ईरान को जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वे इंसिस्ट करते हैं कि ईरान को बॉम्ब नहीं मिलना चाहिए। 2015 का न्यूक्लियर डील, जिसे फॉर्मली जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA के नाम से जाना जाता है, उसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्कोप और स्केल को लिमिट करने के एक्सप्लिसिट एम से बनाया गया था। इंटरनेशनल सपोर्ट के बावजूद इजराइल ने JCPOA का कड़ा विरोध किया।
इसे एक फ्लॉड और टेम्पररी सॉल्यूशन बताया जो उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स को ठीक से एड्रेस नहीं करता था। सिचुएशन में ड्रामेटिक टर्न तब आया जब यूएस ने 2018 में ईरान डील से यूनिलैटरली विथड्रॉ कर लिया, जिससे एग्रीमेंट पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। इस विथड्रॉल से कई एस्केलेटरी मेजर्स शुरू हो गए, जिससे ईरान ने अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटीज को काफी बढ़ा दिया और अपना ब्रेकआउट टाइम, न्यूक्लियर वेपन के लिए पर्याप्त फिसल मटेरियल बनाने में लगने वाला समय काफी कम कर दिया। नतीजतन टेंशन्स बहुत बढ़ गए। न्यूक्लियर क्लॉक टिक टिक कर रही है, हर सेकंड रीजन को एक पोटेंशियल क्राइसिस के करीब ला रहा है। डिप्लोमेटिक टॉक्स के जरिए न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने के एफर्ट्स बदकिस्मती से रुक गए हैं और इजराइल इन डेवलपमेंट्स को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है। उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए टायरलेसली काम कर रही है। अब क्रिटिकल सवाल यह नहीं है कि ईरान कब, बल्कि कब ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है और इजराइल इसे होने से रोकने के लिए आखिर में क्या मेजर्स लेगा। यह न्यूक्लियर इश्यू सिर्फ एक रीजनल राइवलरी से बढ़कर एक ग्लोबल क्राइसिस बन गया है, जिसके दूरगामी इंप्लीकेशंस हैं। स्टेक्स कभी इतने हाई नहीं थे और मिसकैलकुलेशन की पोटेंशियल बहुत बड़ी है। सीरियाई सिविल वॉर जो 2011 में शुरू हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। ईरान ने असद को बचाने के लिए दखल दिया और हिजबुल्लाह तक एक मिलिट्री कॉरिडोर बनाया जो सीधे इजराइल की सीमा तक जाता है। इजराइल ने इसे एक बुरा सपना माना और ईरान की योजनाओं को रोकने के लिए सैकड़ों हवाई हमले किए। सीरिया के आसमान डायरेक्ट अघोषित टकराव का मुख्य अखाड़ा बन गए। ईरान ने हथियार तस्करी किए, इजराइल ने उन्हें निशाना बनाया जिससे ईरान की स्थायी उपस्थिति को रोका जा सके। ज्यादातर हमलों का दावा नहीं किया जाता ताकि तनाव न बढ़े, लेकिन संदेश साफ है, इजराइल अपनी सीमा पर ईरान को बर्दाश्त नहीं करेगा। सीरियाई नागरिकों को सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है एक क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष में फंसे हुए। सीरिया अब ईरान और इजराइल के लिए एक शतरंज का बोर्ड है। हर कदम एक बड़े युद्ध का जोखिम पैदा करता है। इस संघर्ष की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है। सीरिया का भाग्य इस प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा है। द एब्राहम अकॉर्ड्स ऑफ 2020 मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल गया है। इजराइल ने यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल कर लिए हैं, क्योंकि वो सब ईरान से डरते थे। सुन्नी अरब देश अब ईरान को, इजराइल को नहीं, असली खतरा मानते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी कूनप्रेशन BIH गया है, जिससे ईरान के खिलाफ एक मजबूत ग्रुप बन गया है। ईरान के लिए ये अकॉर्ड्स एक बड़ा झटका थे, क्योंकि इससे उनका यह कहना गलत साबित हो गया कि वो अकेले जेरूसलम का बचाव कर रहे हैं। इजराइल अब अकेला नहीं है, उसके गल्फ में नए पार्टनर बन गए हैं। अब ये रीजन बन गया है ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और कूनप्रेशन का एक नया एक्सिस। ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, ये एक रीजनल कोल्ड वॉर है। पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल गया है। कई सालों तक ईरान और इजराइल ने सीधे टकराने से अवॉइड किया, प्रॉक्सी के जरिए लड़ते रहे। यह अप्रैल 2024 में बदल गया, जब इजराइल ने दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर स्ट्राइक किया, जिसमें टॉप कमांडर्स मारे गए। ईरान ने इजराइल पर अपने पहले सीधे मिसाइल और ड्रोन अटैक से जवाब दिया। 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च किए गए। इनमें से ज्यादातर को इजराइल और उसके एलाइज ने इंटरसेप्ट कर लिया, जिससे एडवांस्ड एयर डिफेंसेस की ताकत दिखी। इजराइल ने इस्फहान के पास एक प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ रिटेलिएट किया, एक साफ मैसेज देते हुए भी एस्केलेशन से बचा। दोनों तरफ से पीछे हटे, लेकिन एक प्रेसिडेंट बन गया है। अब सीधे अटैक्स हो सकते हैं। शैडो वॉर अब खुलकर सामने आ गई है। मिसकैलकुलेशन और एक बड़ी वॉर का रिस्क पहले से कहीं ज्यादा है। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल गए हैं। 2025 के बीच में ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। डायरेक्ट अटैक्स ने पुराने रूल्स तोड़ दिए हैं, जिससे फुल स्केल वॉर का रिस्क बढ़ गया है। एक रास्ता डिवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाता है, जिसमें ग्लोबल पावर्स भी शामिल हो जाएंगी और बहुत सफरिंग होगी। दूसरा रास्ता अनस्टेबल स्टेटस क्वो का है, शैडो वॉर, जिसमें पीरियोडिक डायरेक्ट स्ट्राइक्स होते रहेंगे और रीजन को हमेशा टेंशन में रखेंगे। सबसे होपफुल पैथ डिप्लोमेसी है, न्यूक्लियर डील को रिवाइव करना और एस्केलेशन को रोकने के लिए चैनल्स खोलना। इसके लिए सभी साइड से पॉलिटिकल विल और कॉम्प्रोमाइज चाहिए। कोर इश्यूज, न्यूक्लियर एम्बिशंस, रीजनल इन्फ्लुएंस और सिक्योरिटी अभी तक अनरिजॉल्व्ड हैं। तेहरान में लिए गए डिसीजंस टेल अवीव और वॉशिंगटन फ्यूचर को शेप देंगे।
रीजन में मिलियंस के लिए स्टेक्स लाइफ और डेथ के हैं। इंडो पड़ोसियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। धन्यवाद।